भी हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्शन 144। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बोलता अगर ये सर्विसेज आप दे रहे हो while appointing as a statutory auditor, so you will be disqualified under section which? 141(3). लिख लो आप, लिख लो आप। If an statutory auditor, if an statutory auditor providing services given under section बोलो 144, given under section 144, he will be disqualified under section 141(3). 141(3). एक और उसमें आएगा, he will be disqualified as per section 141, बोलो ना 141। ओके, आगे that will create casual vacancy। अरे भाई आएगा ना। और कैजुअल वैकेंसी में क्या होगा पढ़ा चुका हूं मैं। that will create casual vacancy है ना, बहुत सारे सेक्शन। तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं ऐसे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछता मजा आता लिखने में, सेक्शन याद रखना। कौन कौन से सर्विसेज है जो आपको ना डायरेक्टली देनी है ना इनडायरेक्टली देनी, ना होल्डिंग कंपनी को देनी है उसकी, ना उसकी सब्सिडरी को देनी है। मत दे भाई ऐसी कोई सर्विस मत दे, क्योंकि ये जब सर्विसेज तू देगा ना तो तू अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा यार, और तेरी रिपोर्ट पर भरोसा करने की इच्छा नहीं होगी। पहली सर्विस क्या है? मतलब जो ऑडिट करने जा रहे हैं उसी ने बैठ के अकाउंट बनाया है, क्या लॉजिक है? तो आप बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं दे सकते। दूसरा लॉजिक नहीं बैठ रहा ना, इंटरनल ऑडिट भी आप अंदर का भी ऑडिट आप ही ने किया और बाहर का कोई लॉजिक नहीं है। तीसरा आप कंपनी को बता रहे हो कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप कभी कंपनी के खिलाफ जाओगे? दूसरा एज ए बैंकर आप प्रोवाइड करो कि आओ मेरे पास पैसा जमा करो, मैं तुम्हारे पैसों को इन्वेस्ट करता हूँ। पांचवा एक्चुअली ये सर्विसेज का मतलब ये होता है, ये ऐसा व्यक्ति होता है कंपनी में जो कंपनी को ट्रेंड्स बताता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेंड्स, टर्म्स, रेशियोस, क्या इन्वेस्ट करने, क्या खर्चा करने पर कौन से पैसे आएंगे, ट्रेंड बताता है हर चीज का, प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, सेल्स का। एक्चुअल सर्विसेज होता है। फिर क्या लिखा है? क्या होता है आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज? मतलब एज एन, नहीं उसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं और के ऑडिटर हो जहां से आपको अपॉइंट किया गया है, मतलब वहां के ऑडिटर्स काम ही यही करते हैं। आउटसोर्स समझता है क्या आपको? मतलब आप कंपनी का वो काम कर रहे हो जो कंपनी करना नहीं चाहिए, तो मुझे क्यों करें? ये तो नौकरी हो गया ना। ये तो वही बात हो गई, रेलवे बोलता पार्किंग मैं नहीं दूंगा तो पार्किंग किसी और को दे दिया, तो फिर तो तुम नौकर हो गए ना कंपनी के। तुमने उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज तुमको क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। तो गड़बड़ है। फिर क्या लिखा है? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मतलब आप कंपनी में बैठ के क्या बनेगा उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, फिर आप ऑडिट कैसे करो? मतलब रिकॉर्डिंग कैसे होगी, डेटा कैसे जनरेट होगा, तो फिर आप तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्या लिखा है? मैनेजमेंट सर्विसेज और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज में भी बोलता है सर कौन सी करेंगे ना प्रस्ताव बाद में, अभी तो सर अभी 8 है। अगर इसमें से एक भी सर्विसेज मिली तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 एंड देयर विल बी क्रिएशन ऑफ कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन आ रहा है। सही है ना? नेक्स्ट 145, the person appointed as an auditor shall sign the auditor report or sign or certify any other document of the company in accordance with the provisions of, क्या है देखो, मतलब 141(2) में क्या है? अपॉइंटमेंट है क्या, क्वालिफिकेशन है क्या है? देखो बोलता है जिस व्यक्ति को ऑडिट अपॉइंट किया जाएगा वही व्यक्ति ऑडिट रिपोर्ट में साइन करेगा। और ऑडिट फॉर्म अपॉइंटेड हो तो साइनिंग पार्टनर जो उसका एंगेजमेंट पार्टनर वो साइन करेगा 100%। तो सुनो पूरी बात, साइन करते वक्त अगर एज एन ऑडिटर तुम्हारे मन में ये 3 चीजें हैं, पहला
क्वालिफिकेशन का मतलब यह होता है आपत्तियां। क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन, आपत्तियां हैं अगर आपको कोई। फिर अगर आपने ऑडिट करते वक्त कुछ ऑब्जर्व किया है या आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, किस पर, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर या फाइनेंशियल मैटर्स पर, जो कंपनी के, बोलो, जो कंपनी को कैसे अफेक्ट करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा उसकी फंक्शनिंग को। ऐसे याद रखना, वो कंपनी के 570 को अफेक्ट करेगा, ऐसे 570। 570 का मतलब होता है जब कंपनी का इंपैक्ट होती है एज ए गोइंग कंसर्न। क्या होता है गोइंग कंसर्न का मतलब? कंपनी का धंधा 1 साल से ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई हरकत हो रही है जो पब्लिक को बताना, तो भाई देना। मैं तो आपको ऑडिट में पढ़ाया ना उस दिन के कौन से रिमार्क्स बोलते हैं उसको। अगर आपने गलती ढूंढी, आपको लगता है कंपनी ने गलत किया और वो गलती मिल गई, तो कौन सा ओपिनियन बताया था मैंने आपको? एडवर्स ओपिनियन। अगर आपको पता है कंपनी ने गलत की है बट आपने ढूंढा बट आपको मिला नहीं, तो क्या होता है? डिस्क्लेमर। और सब कुछ सही चल रहा है, क्लीन ओपिनियन बोलते हैं उसको। तो बोलता है वो ओपिनियन दो, और ऐसे ओपिनियन तो जरूर देना उस मुद्दे को लेके जो मुद्दा अफेक्ट करेगा किसको? कंपनी की। इसे याद रखना, ऐसे 570 को अफेक्ट करेगा गोइंग कंसर्न में। ठीक है। और ये बातें आपको कहाँ मेंशन करनी होगी? ऑडिट रिपोर्ट में। और ये ऑडिट रिपोर्ट कहाँ रखी जाएगी बेटा? जनरल मीटिंग में। और कोई भी मेंबर उसको कभी भी इंस्पेक्शन में ले सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। क्या निधि, क्या है ये? तो क्या किए फिर आप? लिखो तो पेट्रोल 146। सबसे पहला नोटिस जनरल मीटिंग का जाता है ऑडिटर। सबसे पहला नोटिस पे जाता है कि भाई आप आओ, आप ही की तो रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जो शेयर होल्डर भी आ रहा है वो आप ही की रिपोर्ट को पढ़ने आ रहा है, चिक चिक के सुनाना है उसकी रिपोर्ट। कंपनी सर्व नोटिस ऑफ एनी जेएम टू ऑडिटर, कि आपको भाई तू खुद आ जा या फिर किसको भेज दे, तू किसी रिप्रेजेंटेटिव को। तेरा कोई, अच्छा सर वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? सीए प्लस सीओबी। व्हाट डज इट मीन? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो उसके पास क्या हो? अगर उसके मतलब इंटर्न फिंटर्न नहीं चलेगा, तो लिख लो वहां पर दैट रिप्रेजेंटेटिव शुड बी सीए प्लस सीओपी होना उसके पास, सर्टिफिकेशन ऑफ। और उसकी बातें वहां सुननी पड़ेंगी आपको, राइट टू बी हर्ड। जो भी मुद्दे उससे रिलेटेड बातें आपको सुननी पड़ेगी। वो खड़े होंगे, चिक चिक के अपने ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेगा, चिक चिक के पढ़ेगा, चिल्ला चिल्ला के। हाँ सारा। बेटा मेरे को आइडिया तो नहीं है कुछ भी, अगर आप मुझे 10 मिनट दे तो मैं बताऊं 10 मिनट में। ठीक है चलेगा? हाँ। छोटा सा सेक्शन है सर, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन, मगर 147 छोटा सा सेक्शन नहीं। 147 बोलता है जितने तभी अभी तक तुमने सेक्शन पढ़े उसमें से अगर एक भी सेक्शन का तुमने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशन को लिखा ना, तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन किसने किया? अगर कंपनी ने एक भी सेक्शन अगर आपने फॉलो नहीं किया, अगर आपने गलत आदमी को अपॉइंट कर दिया, आपने सही वक्त पर उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया, समझ रहा ना, गड़बड़ तो कर सकते हैं ना। 5 साल होने के बाद में आपने उसको हटाया नहीं, फॉर्म को आपने 5 साल होने के बाद में रीअपॉइंट किया नहीं, सब देखना पड़ेगा ना। एनसीएलटी के एक्शन पर आपने 3 महीने में एक्शन लिया नहीं, याद है सुओ मोटो एनसीएलटी बोलता 3 महीने मीटिंग करो, नए ऑडिटर अपॉइंट करो। क्या लिखा भाई? कंपनी को कितना फाइन है? 25,000 मैक्सिमम, और ऑफिसर को मैक्सिमम। और कंट्रीब्यूशन बाय ऑडिटर, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है 144 की सर्विसेज दे रहा है फिर भी सारा डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रहा है, इसको फाइन लगा साले को। क्या ऑडिटर ने अगर कंट्रीब्यूट किया, कौन कौन से 3 सेक्शन को कंट्रीब्यूट किया? 145 मतलब ऑडिट रिपोर्ट, 44 मतलब सर्टेन सर्विसेज, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 113 में क्या है? अपॉइंटमेंट है, क्वालिफिकेशन है। देखो क्या लिखा क्वालिफिकेशन है क्या? हाँ, अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंट होता करीब 3 चीजें कंट्रीब्यूट की गई, कितना फाइन है मिनिमम? और क्या बोल रहा है? लोअर ऑफ मतलब लोअर होने पर, और या फिर मैक्सिमम कितना बोल रहा है? 5 लाख या फिर 4 टाइम्स ऑफ विच एवर इज लोअर। समझ गया ना? जैसे तेरी सैलरी है 1 लाख, उसका 4 टाइम्स बता, तो 4 लाख लगेगा, फिर कि 5 लाख लगेगा? ठीक, 5 में से कम है ना, तेरी सैलरी 5 लाख, उसका 4 टाइम्स बोल 20 लाख, 5 लाख का फाइन लगेगा।
अब ऑडिटर अगर जानबूझ के इन तीनों सेक्शन में गड़बड़ कर रहा है, गलत अपॉइंटमेंट्स, जानबूझ के सर्विसेज दे रहा, पता है कि प्रोहिबिटेड, फिर भी वो सर्विसेज दे रहा है। अनजान तो होता नहीं है ना, ऑडिटर को भी तो पता रहता है कि कौन कौन सी सर्विसेज नहीं देनी है, ऐसे स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो बेटा कितना फाइन है? 50,000 और 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ विच एवर इज, काफी बड़ा फाइन है ना। अबे वो छोड़ो, फाइन के साथ जेल भी है। कितने साल की? मतलब जेल भी जाएगा, पैसे भी देगा। कौन से वाले में? अगर नोइंगली कर रहा है, वो कहा ना, नोइंगली, जानबूझ के अगर वो इन तीनों सेक्शंस को कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। अब उससे मन नहीं भरा भाई, नीचे भी है, बोलता है सुन, अगर तू कन्विक्ट हो गया ऊपर वाले कांड में, तो तूने जितना पैसा कंपनी से आज तक कमाया है, देखो, रिफंड द टू द कंपनी, जितना पैसा कमाया ऐसे कंपनी को वापस कर। आगे 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 बोलो। और अगर तेरी इस ऑडिट रिपोर्ट की वजह से, या तेरे इस इंडिपेंडेंट को कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से अगर कुछ लोगों को नुकसान हुआ, तेरा नुकसान तो होगा ना, बेचारे इन्वेस्टर्स को होगा, तो तेरे को उनको क्या पे करने पड़ेंगे? डैमेजेस टू द कंपनी, डैमेजेस टू द ऑथोरिटी, डैमेजेस टू द creditors of the company for loss arising out of, सही है ना? मतलब भर भर के है उसको सजा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा उसको, फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। सही है? और उन्होंने मतलब कंपनी इन्फ्लुएंस करा होगा क्या बोल रहा है? कि मतलब अपने कॉन्ट्रीब्यूशन कर कंपनी इन्फ्लुएंस में करा होगा। तो ये ऊपर वाला आएगा ना, लिखा तो है। सर ये ऑफिसर में नाम तो बताओ कौन है? कंपनी का इंटरनल ऑडिटर आएगा ना भाई। इंटरनल ऑडिटर से आप इंडिपेंडेंस की उम्मीद नहीं करते, तो उसको जब उम्मीद ही नहीं है तो फिर उसको गलत क्यों बोल रहे हो? है कि नहीं? जब उससे उम्मीद ही नहीं है तो उसको गलत क्यों बोल रहे हो? जिससे उम्मीद थी उसको गलत बोलो ना। तो नीचे आपने किया, तो ये जो ऑडिटर है ये कौन सा वाला है? स्टैट्यूटरी। यहां तक समझा क्या? बस कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड की पूरी चीजें हैं, और छोटी छोटी सी चीजें बताई गई हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। फिलहाल आपको 148 सेक्शन पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पूरा ये सेक्शन एक बार रिवाइज कर लें, 144 और 145, 146 और 147। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? एक्चुअलियल्स का मतलब क्या होता है? जो आपको ट्रेंड्स बताना है, ट्रेंड्स, कहाँ पैसा लगाना है, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। एक्चुअली बेसिकली ही इज द पर्सन इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, एफएम। ही अंडरस्टैंड द रेशियोज, इतना लोन लेंगे तो इतना इक्विटी लेना पड़ेगा, 2:1, 3:1, तो समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का रेशियो क्या होना चाहिए, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का रेशियो क्या होना चाहिए, ये सब चीजें उससे समझती है। सही है? कौन सा वाला? कंपनी में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस सिस्टम पर रिकॉर्ड की जाएगी, सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर बनाने का काम ही किसका कर रहा है? ऑडिटर कर रहा है, तो फिर उससे तो ऑडिट कैसे कराएगा? उसको ज्ञान है आईटी का, तो वो काम भी तो उससे करवा रहा है। तो फिर जब वो बना ही हो ही रहा है, तो फिर वो गलती कैसे ढूंढेगा? वो तो नौकर हो गया आपका। मतलब उसने उस सिस्टम को डिजाइन भी किया है, फिर उस सिस्टम को उसने इम्प्लीमेंटेशन भी किया, तो मतलब क्या उस आदमी के साथ में काम कर, समझ रहे ना? ही नोज ना कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है।
ये टेबल भी आप लोग याद रखना। क्या देखो, जब एक टॉप वो ऑडिटर को आपको बताया था मैंने कि 5 साल तो अपॉइंट करना ही पड़ता है, 5 से कम नहीं कर सकते आप, अनलेस रेंटल कैजुअल वैकेंसी वाला अपॉइंट हुआ है वो अगली एजीएम तक रहेगा, फिर उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। मॉन्क कैजुअल का बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कंसेक्यूटिव ईयर्स में कितना रहेगा, तो अपन ने पढ़ चुके हैं कि अगर इंडिविजुअल है तो 5 और ऑडिट फर्म है तो 5-5 के 2। सुनना पूरी बात है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। मान लो आप अपॉइंट हुए 2011 में, 2011 के बाद आपके 5 साल कब खत्म होंगे? 16 में एक नया रूल आ गया ऑडिट को लेके, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट्स को लेके, रीअपॉइंटमेंट्स को लेके, रोटेशन को लेकर। तो कंपनी ने क्या बोली, नया रूल आया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कौन सा फेज चाहिए? एक कंपनी काम कर रही है 100 साल से एक तरीके से, आप बोलोगे अब तरीका चेंज करो, तो तरीका चेंज करने के लिए कुछ तो समय दो। तो बोलता है वो जो ऑडिटर का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था ना कितने साल में, नया ऑडिटर अपॉइंट करने की भी जरूरत नहीं, उसी को चलने दो जब तक कि नई चीजें आप सीखना जाओ। तो बोलते कितने साल तक, मतलब 3 साल तक आप उस ट्रांजिशन फेज में रह सकते हैं। मतलब आप ट्रांजिशन समझ रहे हैं ना, नए कानून को अपनाने वाले फेज में। तो ऑडिटर ऑलरेडी पहले कितने साल के लिए अपॉइंट था, अभी 3 साल और मिल गया, तो टोटल कितना हो गया? 8 साल। अच्छा, कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ है 2012 में, उसके 4 साल हुए, तो 4 + 3 7 साल। कोई ऑडिटर 2013 में अपॉइंट हुआ है तो 3+ बोले ना, 3+3 और 2014 में हुआ तो 2+3, तो 2015 में हुआ तो 1+4, तो अल्टीमेटली कितने साल? 5 साल तो रखना ही पड़ेगा ना उसको। अरे बोलो ना यार। तो अगर 1 साल के लिए अपॉइंट हुआ है और तुरंत क्या आ गया, एक नया रूल आ गया ट्रांजिशन रोटेशनल को लेके, तो बोलता है यार कम से कम इसको 4 साल तक तो रखूंगा मैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म कितना है उसका? 5 साल का है ना। तो ये आप अपनी बुक में अगर नोट्स में लिख लेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। एक और नोट की लिखा है हम्म, एक और नोट की लिखा है एक और नोट की हो सकता है कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी दिया दिया है। मान ले 3 साल में भी ट्रांजिशन नहीं हुआ तो कंपनी बोली और 6 महीने ले ले और 1 साल ले ले, कोई दिक्कत नहीं। कोविड जैसा फेज आ गया, क्या बोल रहा है? लिखा पहले पहले बताओ ये समझाया क्या बोला? अच्छा, आप ऑडिट फॉर्म का कितना टाइम पीरियड? तो आप अंदाजा लगा लो क्या बोलने वाला हूँ। मान लो कोई ऑडिट फॉर्म अपॉइंट हुई 2005 में, उसके 10 साल का कंप्लीट हो गया, अंदाजा लगा ले तो 10+3 13। बस वही अब कम कम कर दिया ना, तो ये नीचे लिखा हुआ है, लिखा है। सही है। फिर अगर 2006 में अपॉइंट हुई तो 9+3 12, तो देखो इसका मिनिमम कितना है? 10 रहना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए 10। अरे एक बड़ी खतरनाक चीज है, 2014 में अपॉइंट हुआ था, 1 साल का अपॉइंटमेंट अभी तक नया रूल हुआ था, तो कितने साल मिल रहे हैं उसको? 9 साल मिल रहे हैं सर। मतलब अभी तक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तो प्रैक्टिकली समझेगा वहां जाके, बट रूल बोल रहे थे तो। मतलब कंपनी क्या बोल रही है, अबे अभी भी तो हमको अपॉइंट किए हैं, अब तुम बोलते हो नया तरीका लाओ, रोटेट करो, समय दो हमको, तो बोलते कितना समय? 9 साल लेंगे हम। तो थोड़ा लॉ बोल रहे हैं ले लो ना, तो लेना पड़ेगा ना। तो मैंने बताया था ना, 5 से कम के लिए अपॉइंट, 10 से कम के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है। सर मगर आपने तो बताया था ना फॉर्म को 5-5 साल में 2 बार, तो वो तो एक जबरदस्ती की प्रोसीजर है कि पहला 5 साल हुआ, एक रीअपॉइंटमेंट जैसे दिखाओ, अपॉइंट तो वो पहले से ही 10 साल के लिए। लिख लेना, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, नहीं तभी समय बर्बाद होगा, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ इसका। मैं देख रहा हूँ मेरे को कुछ छूटा तो नहीं है, ये हो गया सब। मॉड्यूल देखना पड़ता है ना मुझे एक बार। ये सब भी हो गया। ये तो अपन ने पढ़े थे ADT3, है ना। गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी है तो काय में जाएगा, ये रिजिग्नेशन का हिसाब किताब सब कुछ। कंपनी CAG और रजिस्टर, और अदर देन सरकारी कंपनी तो कंपनी एंड रजिस्टर। ये तो मैं भेज दूंगा, वीडियो बनाया हूं मैंने, ये भी पढ़ लिए हैं। बताओ ये क्वेश्चन पढ़ाया था क्या? रिलेटिव मीन्स, रिलेटिव मीन्स रिलेटिव, हाँ ऐसा बोला भाई। और एक ही कंपनी में क्या, ग्रुप ऑफ कंपनीज, इधर से भी मिला के वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना। तो 1 लाख से मतलब सर पैसे होने मिलता तो 10 लाख की रखना, अगर तुम्हें वहां ऑडिट लगा। तेरे को उनकी इन्वेस्टमेंट से हमको दिक्कत नहीं है, उनका इन्वेस्टमेंट और तेरा यहाँ काम करना वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
रेम्यूनरेशन भी पढ़े थे अपन ने, है ना? पढ़ लिए थे ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, क्या रेम्यूनरेशन में आएगा और क्या नहीं आएगा। अब ये थोड़ा ध्यान दो, ये ना मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, मैं लिखाने वाला हूँ उसको, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, वो लिखा नहीं है। क्या लिखा है? पहला पावर क्या लिखा है? एक्सेस टू। सर पहले बात तो ना मैं याद करा दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं क्या? जर्नल, लेजर्स, ये सब चीजें होती है ना, इनवॉइसेस, ये होते हैं बुक्स। सर तो किधर रखते हैं आप? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कभी भी चले जाओगे, बिजनेस आवर्स में जाओ, जितना इंस्पेक्शन करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी लेना कॉपी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू हैव द राइट टू एक्सेस ऑल टाइम्स टू एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, वाउचर्स मतलब इनवॉइसेस एंड ऑल दैट, जहां जो किधर रखे गए, कहीं और भी रखे होंगे तो चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला पावर होगा उसका। बोलो दूसरा। अगर अकाउंट्स को चेक करने के बाद में भी संतुष्टि नहीं मिली, तो क्या मैं ये कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता है। क्या मांग सकता है? इंफॉर्मेशन, और जिन्होंने अकाउंट्स बनाए उनसे एक्सप्लेनेशन, मिसाल ये एंट्री हुई क्यों नहीं, ये मार्च में ही सेल्स क्यों ज्यादा दिख रही है, सीएसआर का अमाउंट इतना कैसे बढ़ गया, उतना तो प्रॉफिट ही नहीं है हमारा। व्हाट इज सीएसआर? कॉर्पोरेट सोशल। और नेक्स्ट क्या लिखा बच्चे? एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इट्स। तुम्हारा तो चेक करूंगा मैं, तुम्हारी जितनी भी कितनी होगी, 2 लेयर में जितनी आ जाए, 2 लेयर में, ऐसे तो होगी नहीं, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल तो होती नहीं है। ये हो गए क्या तीन उसके पावर्स, बहुत इजी है। ड्यूटीज, मजा आएगा पढ़ने में इसको। ये भी लिखना है, लिखाने वाला पार्ट है, नहीं मिलेगा नहीं, वो लिखाना है मेरे को एक्चुअली। ये 2-2 लाइन में लिखा के खत्म कर देंगे क्योंकि पूछता एग्जाम में सर। अगर कंपनी ने कोई लोन ली है फॉर मोर देन 1 ईयर, कोई एडवांस ली है अप टू 1 ईयर, ओवरड्राफ्ट इज एन एडवांस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया इज एन एडवांस, कैश क्रेडिट इज एन एडवांस। अगर कंपनी ने, फिर से रिपीट करें, क्या लिया? लोन है, कुछ तो गिरवी रखा होगा ना। तो बोलता है जो तूने गिरवी रखा ना, मेरे को बता पहले तो क्या गिरवी रखा, फिर किस टर्म्स पे गिरवी रखा। कहीं तूने वही प्रॉपर्टी तो गिरवी नहीं रख दिया जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिरवी थी, क्योंकि अगर ऐसा अगर करेगा तो इट विल बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स। ऐसा कुछ मत करना जो कंपनी और उसके मेंबर के हित में ना हो। ऐसी प्रॉपर्टी मत गिरवी रख देना जो मेंबर्स के लिए बचा के रखा हो कि बाद में इनको बेच बाच के डिविडेंड देंगे, उससे कैपिटल एसेट्स बोलते हैं ना, डिविडेंड देने के लिए यूज की जा सकती है। पढ़ाया था, रिवैल्यूएशन होता है कैश में होना और उसके बाद में उसकी वैल्यू निकाल के रखनी, पढ़ाया हुआ 3 कंडीशन। तो क्या चेक करने वाला है वो? सिक्योरिटी, उसकी वैल्यू, और बताइए बताइए उसकी टर्म्स, और ऐसा कोई काम नहीं जो प्रेजुडिशियल हो किससे, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। वेरी गुड यार, आगे बोलना भाई, आगे क्या लिखना है? बोलता है ऐसे ट्रांजेक्शंस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मियर बाय, मियरली बाय, व्हाट इज दैट मीन? से बुक्स में लिखे हुए नहीं है, नहीं इसे बुक में लिखा है कि खर्चा है, बट वो खर्चा नहीं लिख रहा नहीं है, तो भाई मत करो ना ऐसा। ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको? फिक्टिशियस, इसको कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। बोले वेजेस दिखा रहे हो 10 लाख के, काम करने वाले 5 लोग हैं, सैलरी देते तुम 50,000, तो ये ऊपर की वेजेस किसके भाई? खर्चा दिखाने का जबरदस्ती है, बुक्स में दिखाने का। रमेश के नाम पर एक वेजेस की एंट्री, बट वो तो काम ही नहीं करता। सुरेश काम करता है, उसको बोनस दिए, वो बोलते बोनस मिलेगी आज तक, जबरदस्ती की बुक्स और एंट्रीज। आगे, वेयर द कंपनी नॉट बीइंग एन, ना तुम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, ना तुम एक बैंकिंग कंपनी हो, फिर ध्यान देना, फिर सो मच ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी एज कंसिस्ट ऑफ, तुम्हारे पास जो भी जमीन, तुम्हारे पास जो भी कैश था, तुमने इतना सारा कैश काय में कन्वर्ट कर दिया। शेयर्स में वही कंपनियां कन्वर्ट करती है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, काय में कन्वर्ट कर दिया, काय में कन्वर्ट कर दिया, और तुमने उसको बेच भी दिया एट ए प्राइस लेस देन व्हेन परचेज बाय द, साले कम में बेच दिया वाला डिस्काउंट। तो तुम जब एक इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी नहीं हो तो ये काम तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ याद आ रहा है? अंडर राइटर खरीद कर कमीशन पे कम पे बेच दूंगा, तो तुम तो वो भी नहीं हो। अरे याद है ना, जो शेयर बिकते नहीं है उसको वो खरीद कर, हाँ, फिर कम में बेच देता है। डी वाला पॉइंट प्रिंस समझाएगा, प्रिंस के आप सब समझाएंगे, अब तो पढ़ा लिया चैप्टर में था। अगर आप लोन और एडवांस को क्या शो कर रहे हो, आपको पता है डिपॉजिट में लोचा है, डिपॉजिट में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की होती है, तो डिपॉजिट का एक और लोचा 6 महीने से
36 महीने, 6 महीने से कम करिए, 36 महीने से बहुत कुछ है डिपॉजिट में, पड़ेगी नहीं। तो क्यों अब डिपॉजिट दिखा रहे हो तो ऑडिटर क्या बोलेगा? आप डिपॉजिट दिखा रहे हो तो डिपॉजिट के रूल लगाए तो 73, 74, 75, 76 पांचों बोलो। बहुत जबरदस्त है। कश्मीर ग्रोवर की जो वाइफ है, उसने भारत पे के अकाउंट से यूके में जाके जम के शॉपिंग की थी। पढ़ो क्या लिखा, भारत पे के अकाउंट से क्या की, तो गलत है भाई। आगे, वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट एनी शेयर्स, बोलो एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर, तो बोलता जितने भी शेयर अलॉट किए जाएंगे हमेशा क्या लिया जाएगा, कैश। पहला पॉइंट बोलता आपकी बुक में लिखा है, ये चीज मैंने पढ़ा हूं। दूसरा, जो कैश होगा वो आपको बिल्कुल अलॉटमेंट के टाइम में मिल जाएगा। इफ नो कैश हैज बीन रिसीव्ड, तो उसकी पोजीशन बताओ, क्यों नहीं मिला अभी तक पैसा? क्या तुमने उसको शो कर दिया कॉल्स इन एरियर, कुछ तो शो किया होगा ना? या फिर तुमको अगर चाहिए ही नहीं था तो उसको क्या नाम दे दो, रिजर्व कैपिटल। क्या तुमने मांगा ही नहीं तो उसको क्या नाम दे दो, अनपेड कैश। कुछ तो बोलोगे ना, तो उसके एंट्री करो बोलता है। अगर तुमने बोला था कि तुम पैसा काय में कलेक्ट करोगे, शेयर बेच के, कैश में, कैश हैगा सर, अदर देन कैश भी होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, कंपनी बोलती है शेयर खरीद, मेरे को पैसा मत दे, मेरे को अपनी मेहनत दे, काम कर मेरे लिए, उतने का काम करके दे, जितने की शेयर की। नेक्स्ट करेगा, अकाउंट्स बुक्स एंड बैलेंस शीट शुड बी करेक्ट एंड रेगुलर, नॉट मिसलीडिंग। समझ में आ गया क्या? और नेक्स्ट क्या लिखा, बोलो रिपोर्ट टू मेंबर, ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या क्या करेगा, जितने अकाउंट चेक किया सब तुमको दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय अंडर दिस एक्ट टू बी लेट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी को लिखा, बहुत सारे होते हैं ना, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद आ रहा है कुछ हम लोगों को? यानी इक्विटी वाला, चेंज इन इक्विटी, वो सब दिखाना पड़ेगा ना। अरे बोलो, ये सब स्क्रीनशॉट आएंगे, कॉपी मेरे को चाहिए आपके नोट्स में अटैच। क्या क्या पढ़ लिया अपने पावर्स है? इन्हीं पावर तो तीन ही है, एक्सेस ऑल द बुक्स ऑफ एनी टाइम एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेसेस। साल में कुछ अभी छुपी तब ना होगा, बाहर में क्या बिजनेस आवर्स, मेरे को इंस्पेक्शन करना है। दूसरा, Information explanation. आई नीड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देना पड़ेगा तेरे को। तीसरा बड़ा जबरदस्त था, आई कैन एक्सेस ऑल ऑफ योर सब्सिडीज अकाउंट्स। होगा पावर, ये ड्यूटी है। अगर तुमने कोई लोन है एडवांस लिया, उस पर तुमने क्या गिरवी रखी, Security. मेरे को सिक्योरिटी दिखा, फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन दिखा, वो टर्म्स एंड कंडीशन किसके खिलाफ है, कंपनी और मेंबर। अगर कोई ट्रांजेक्शन सिर्फ काय में नियर हो रहा है उसमें रकबा, अगर आप क्या नहीं हो इन्वेस्टमेंट कंपनी होना, फिर आपने ये इन्वेस्टमेंट किया कैसे, इतना सारा क्या क्या, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, और शेयर्स में कहीं मिलती है आपने, डिस्काउंट में। आपने लोन और एडवांस को क्या शो किया, डिपॉजिट। पर्सनल एक्सपेंसेस के खर्चे कहां से आ रहे हैं, रेवेन्यू अकाउंट। और बोलो बोलो बोलो, आपने आपके डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा था कि आप शेयर अलॉट करोगे काहे में, कैश में, कैश आपको मिलेगा। अगर 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 कोई कैश मिला नहीं है तो वो भी दिखा क्यों नहीं मिला, और उस एंट्री तूने किस रूप में किया, क्या उसे तूने एरियर का नाम दिया, क्या तूने रिजर्व कैपिटल कहा, क्या तूने उसको अनपेड कैपिटल कहा, अनकॉल्ड कैपिटल, सॉरी अनकॉल्ड, मैंने मांगा ही नहीं, तूने दिया ही होता है ना अनकॉल्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंट बुक्स एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट। कितना इजी बताओ, कितना इजी टॉपिक है ये, होगी पावर्स है ड्यूटीज ऑफ द ऑडिट। अब मैं बताता हूँ, ये पढ़ने का मजा इसलिए आता है क्योंकि ऑडिट चालू हो गया है। व्हेन यू, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, याद है बेटा, जो बुक्स में नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालना ओमिटेड, याद है? जो उधर डाला है तो इधर भी लिखा, वही तो ये वही तो लिखा है ना, ये सब वही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है, वही तो कह रहा है, मोटे मोटे समरी के वर्जन में देखोगे तो। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसी कॉस्ट अकाउंटिंग बची है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, ये लिख लेना, मैं भेजूंगा आज, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया अपने, मतलब मैं निपटा दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग, मेरे को पता है कैसे निपटाना उसको। अब आज मैं नए नोट्स दूंगा अगले 4 चैप्टर के, ठीक है? और अगले 4 चैप्टर में 2-3 चैप्टर तो ऐसे हैं कि आप लाइक यू विल बी पट 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 चट चट, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डॉक्ट्रिन्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बहुत ही चिल्लर है। 1% कंपनी, उसमें सेक्शन 8 कंपनी है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा पढ़ाना आपको बहुत ज़्यादा। हाँ, एक बड़ा चैप्टर है, वो पढ़ने में मजा आएगा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मजा आने वाला है पढ़ने में। तो आप समझ लीजिए, मैंने छोटे चैप्टर खत्म कर दिया, बड़े चैप्टर कंपनी चेक के छोटे चैप्टर खत्म, अब बड़े चैप्टर बाकी हैं।
तो कंपनीज एक्ट में अपने 5 चैप्टर हो गए बेसिकली। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये 4 कौन से 4 हो गए? डिविडेंड हो गया, डिपॉजिट हो गया, और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और ऑडिटर। बस बस ध्यान रखिए उसको। ठीक है, एक बार फटाक से पढ़ लो जितना पढ़ा है अभी तक, जल्दी से, क्रॉस रिकॉर्ड छोड़ के। तुम्हारी बैच कितने बजे अकाउंट्स? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ते जाओ, मैं कुछ बोलते जाऊँ, आप मेरे तरफ मत देखना, मत देखना, मैं सिर्फ सुनते जाना, बस मैंने बोलूँगा। ऑडिटर बोलेगा मेरे को जब इच्छा होगी, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मांगना होगा, मेरे को जो एक्सप्लेनेशन मांगना होगा, वो मैं तुमसे मांगूंगा। अगर मेरे को लग रहा है वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए जरूरी है, फॉर पर्पस ऑफ माई ऑडिट, है ना। मुझे लगेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉ के हिसाब से बनाना था, तूने अपने हिसाब से बनाया, तो गलत किया ना। कुछ याद आ रहा है? वॉलंटरी ऑडिट और ऑब्लिगेटरी ऑडिट याद आ रहा है कुछ? हाँ। आरबीआई क्या बोलता है बैंक्स को, मेरे हिसाब से बना हुए, अपने हिसाब से मत बना। सर आरबीआई क्यों बोलता है इतना? यूनिफॉर्मिटी के लिए, सब एक जैसा लगना चाहिए। बैंक के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो तेरे मेरे घर जैसे थोड़ा ना होंगे, सही है ना। कंपनी की ब्रांच होती है बहुत सारी है, तो मान लो आपको ऐसा लगता है कि आप मुंबई में ऑडिट कर रहे हो, नागपुर नहीं आ पाओगे, कंपनी की एक ब्रांच कहाँ पर है? नागपुर में। तो नागपुर में आपने एक ऑडिटर के साथ में साठगांठ की, क्या की? साठगांठ पार्टनरशिप की, चल तू उधर ऑडिट कर, और ऑडिट करके मेरे को रिपोर्ट भेज। तो उसको बोलते हैं ब्रांच ऑडिटर, क्या बोलते हैं? एक और सवाल का जवाब दो, पीएनएल और बैलेंस शीट किससे मैच करना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट, याद है ना, रेफरेंस, अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाना चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सब पढ़ाया भाई, जा रहा है दिमाग में क्या बोल रहा हूँ? एज एन ऑडिटर आपका कर्तव्य क्या बनता है? अगर कंपनी की फंक्शनिंग में कोई डिफेक्ट दिख रहा है, कोई एडवर्स, आपको लग रहा है कंपनी के कोई ना कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है और कंपनी की गोइंग कंसर्न होने को शक करेंगे, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, तो वो चीजें आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी। सही है ना बेटा? जी वाला बाद में पढ़ाऊंगा एक चैप्टर में आप लोगों को, फिर वो रिमार्क ओपिनियन तो आपको पता है, कितने प्रकार के ओपिनियन बताया मैंने आपको? फिलहाल 3 बताया है, बहुत सारे, फिलहाल 3 बताया। मालूम कैसा बोलता है? अगर सब कुछ सही है तो पहली बात तो सर आपने गलत बोली, सब कुछ कभी सही होता ही नहीं, इसलिए हम कौन सा एश्योरेंस देते हैं? हमेशा वो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, सही है। फिर ओपिनियन 3 प्रकार के होते हैं, सुनना अच्छी बात बता। मान ले मुझे गड़बड़ मिली ऑडिट करते वक्त, बट वो गड़बड़ टॉलरेबल, नहीं तो मैंने अपना ओपिनियन चेंज नहीं किया, बट मैंने कंपनी को चेता दिया कि देखो अब मत कर। ओपिनियन चेंज नहीं किया, अभी भी रीजनेबल एश्योरेंस दिया, क्लीन दिया, बट कंपनी को एक समय चेता दिया अब गड़बड़। तो अगर जब आप कंपनी को वार्निंग देते हो ना, अपना ओपिनियन चेंज, तो इसको क्लीन ओपिनियन नहीं कहते, इसको बोलते क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं? कुछ तो आपत्ति जताई ना आपने, और बाकी 2 तो आपने पढ़ लिया, एडवर्स और डिस्क्लेमर। एडवर्स में क्या बताया था? आप जो ढूंढने गए वो आपको मिल गया, स्टेटमेंट, तो भैया एडवर्स है, कंपनी बेकार है, पैसे मत लगाओ। दूसरा, आप जो ढूंढने गए थे वो आपको मिला नहीं, बट गलत तो था, तो डिस्क्लेमर। आप वार्निंग दे रहे हो कि भैया मेरे को मिला नहीं है, तो तुमने पैसे मत लगा। और कुछ याद है पढ़ाया था? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए। जहां भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, उन पर कोई नजर रख रहा है कि नहीं रख रहा है? कंट्रोल हैज टू बी देयर, सही है ना। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, अगर कंपनी पर कोई केस चालू है और कंपनी, हाँ केस चालू है और कंपनी वो केस अगर हारती है, तो कंपनी की गोइंग कंसर्न पे फर्क पड़ेगा, मतलब कंपनी हो सकता है बंद हो जाए। तो क्या ये चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए एनटीए में? परसेंट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आपको कि आप गोइंग का, अगर लिटिगेशन हारे तो आपके साथ क्या होने वाला है, जीते जीते क्या होने वाला है ये भी बताओ, हारे क्या होने वाला है ये भी बताओ, सही है ना। मैं भेज दूंगा आप लोग, मैं तो आपसे इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ, मजाक मजाक कर रहा हूँ मैं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वो एसेट जो आगे जाके प्रोविजन, फिर प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मे और मे नॉट बी, से टेक्नोलॉजी के लिए जमा कर लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी, सब प्रोविजंस कैसे होने चाहिए? रीजनेबल, व्हाट इज रीजनेबल?
जितने जरूरी है उतने ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो ये सभी तो देखना पड़ेगा। क्या पढ़ा रहा है ऑडिट में, मैंने इसका वर्ड क्या पढ़ा है, assumptions। कंपनी अज्यूम करके ना कितना प्रोविजन लेना है, जजमेंट बोलते हैं उसको, जजमेंट। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि 1 लाख बार पढ़ चुके हैं आप लोग। थर्ड वाला पढ़ो, क्या लिखा है, 7 साल खत्म हो गए। यूडी है, व्हाट इज यूडी है, डालो ना यहाँ पर पैसा। क्यों नहीं डाला अभी तक, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे वे? सही है ना? अरे बोलो, बहुत सारे पॉइंट कवर किए हो मैंने आपको, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत 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 सारे कवर किए। क्या होते हैं फोर्सिबल लॉसेस, जो लॉसेस फ्यूचर में होंगे और मेरे को पता है हो सकते हैं, फोर्सिबल पता है हो सकते हैं। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इंश्योरेंस क्या है, फोर्सिबल है क्या? क्या फोर्सिबल है? पता नहीं ना, कब हो सकता है, पर कब होगा नहीं पता। व्हाट इज फोर्सिबल? तो क्या सर्टेन है यार, कम ऑन यार। हाँ हो सकता है, एग्री कर सकता हूँ बात पे कि भाई एक बिजनेस है वो 9 महीने चलता, 3 महीने नहीं चलता, तो 3 महीने के लिए प्रोविजन लिए आप। एक मशीन खरीदी आपने, उसने मतलब 5 साल में बर्बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, फोर्सिबल हो जाएगा कि 5 साल बाद तो नहीं लेनी है। आप अपने नोट्स पे ध्यान दो, आप मेरे पे ध्यान मत दो, मजा नहीं आएगा। डिविडेंड को सिर्फ डिक्लेयर करना है कि पेड भी करना है? किसके हिसाब से, एज पर सेक्शन 123। 123 में सर खतरनाक बना थे अपने 3 कंडीशन। अगर कंपनी को इस साल सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो बोलो पहली कंडीशन क्या थी, पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड निकालेंगे। उसके लिए 3 साल में डिविडेंड दिया आपने, ये कंडीशन होना, अगर 3 में से 1 साल में भी नहीं दिया तो बिल्कुल कंडीशन। फिर आगे एवरेज, एवरेज परसेंटेज आ गया, आप उसका अमाउंट निकालोगे ना। कहां से निकालोगे अमाउंट, फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व से निकालोगे, बट वो होगा किसका, शेयर कैपिटल। और कितना बचना चाहिए फ्री रिजर्व में, किसका 15% पेड कैपिटल। मगर याद है लॉसेस है तो पहले सेट ऑफ कर लेना। सही है ना बेटा, तो बहुत बढ़िया है। आजकल तो ऐसा हो गया कि कंपनी को ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर कंपनी की एंट्री में कोई भी गड़बड़ हुई तो वो एंट्री एरर्स दिखाती है तुरंत हर जगह। फॉर एग्जांपल प्रिंस के नाम की एंट्री है, अगर प्रिंस के नाम का एक भी ट्रांजेक्शन गलत हुआ तो फिर वो हर जगह पे एरर दिखाएगा। और वो एरर ऑटोमेटिकली होता है, मैन्युअली नहीं होता, मतलब वो अपने आप शो सिस्टम में बता देगा कि एंट्री में कुछ गड़बड़ है। तो इस फेज को बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, बेस्ट एग्जांपल है। आपने कभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट करके एडिट किया, उसको वहां लिखा रहता है एडिटेड है, मतलब चेंज किया आपने, लिखा रहता है ना। तो वैसे यहाँ पर अगर आपने कोई एंट्री को करके फिर उसको, तो वहां लिखा रहता है एडिटेड, इसका मतलब गड़बड़ है। देखा है कभी सोशल मीडिया में कमेंट करना किसी को और फिर उसको दोबारा कमेंट को क्या करना, एडिट करना, तो वहां लिखा रहता है एडिटेड कमेंट। तो अगर आपने एंट्री कर दी प्रिंस के नाम की कि 100 रुपए का सामान बेचा, फिर आपने उस एंट्री को क्या किया, चेंज किया, तो वो सॉफ्टवेयर क्लियर नहीं बता देगा ये एडिटेड है। बराबर है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए ना। तो कंपनी तो भागेगी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले। मगर लॉ क्या बोल रहा है, कब से करना पड़ेगा, जिसमें किसका सॉफ्टवेयर होगा, ऑडिट ट्रेल में। तो एडिट लॉस को क्लियरली ऊपर दिखा देगा ये एडिट हुआ या कुछ गड़बड़ हुई है। सही है ना? तो अपन ने उसकी जितनी पावर्स एंड ड्यूटीज है सब पूरी खत्म कर दी, पूरी 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 निपटा देना। इसको भेजता हूँ मैं, लिख लेना अपने नोट्स, प्यार मोहब्बत से चिपका लेना बिल्कुल पेज पेज में। और वो भी भेजूंगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला, कि अगर ट्रांजिशन फेस आया, व्हाट इज ट्रांजिशन, अगर कोई नया रूल आता है या कोई ऐसी परिस्थिति आती है देश में कि कंपनी अपने काम को टाइम पर नहीं, तो कितने साल दिए जाएंगे, 3 साल दिए जाएंगे उसको ट्रांजिशन को अपनाने में। कोविड क्या था, ट्रांजिशन फेज था ना। नोटबंदी क्या थी, ट्रांजिशन फेज था। एलपीजी क्या था, एलपीजी ट्रांजिशन फेज। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, कि जो भी कंपनियां पुराने रूल को फॉलो कर रही है वो क्या बनेगी, समय तो नहीं। जीएसटी क्या है, ट्रांजिशन है, मैंने सालों मांगा भाई, समझता नहीं जीएसटी क्या होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। चेंज को अपनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। सही है? सो 95% वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर, रिवाइज इट। 30 मिनट पढ़ो, 4 सेक्शन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पढ़ो कि याद रहे जाए। 40 मिनट्स पढ़ो, 40 मिनट्स पढ़ो,
मत पढ़ो 4 घंटा 5 घंटा, बट रोज पढ़ो। सोचो आप कितने इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें। मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, आपको मजाक जैसे लगेगा, मजाक जैसे कि क्या है ये। और गिने चुने सेक्शन है, बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं है इसमें। सेक्शन जरूर याद करना, इसलिए मैं चाहूंगा। इसमें 3 एडीटी फॉर्म है यार, एडीटी 1, एडीटी 2, एडीटी 3, एडीटी 4 भी पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, डन। मुझे एक बात बताओ आप लोग कि